नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आज पूरे 24 घंटे हो गए उस दर्दनाक हार को, 10 विकेट से जो हम लोग हारे, हम उससे अभी उभर ही रहे हैं। लेकिन T20 वर्ल्ड कप में जो हार हुई है टीम इंडिया की, उसका असर क्या पड़ा है या असर क्या पड़ना चाहिए, किस किस पर गाज गिरेगी, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अब इससे जुड़ी कुछ बातें हमें पता चली हैं सूत्रों के हवाले से। BCCI जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, उसके सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली है हमको वो है ये, 2024 में टीम में कई बदलाव होने जा रहे हैं। यानी कि अब से 2 साल के अंदर अंदर टीम में एक बहुत ही बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। ऐसी बातें अब बोली जा रही है। अश्विन, कार्तिक, शमी के प्रदर्शन का पूरी तरीके से आकलन होगा कि भाई ये फिट हैं या नहीं हैं, या इनको किस फॉर्मेट में ट्राई करना है, क्या नहीं करना है। एक पूरा ओवरऑल इसकी बात बताई जा रही है। तीनों खिलाड़ियों के IPL और घरेलू प्रदर्शन पर गहन मंथन होना है, ऐसी बात BCCI के सूत्रों द्वारा हमको बताई जा रही है। न्यूजीलैंड दौरे पर एक नई T20 की टीम जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं 18 नवंबर से भारत न्यूजीलैंड की एक सीरीज शुरू होने वाली है। तो एक नए सिरे से एक टीम का गठन करने की बात की जा रही है कि सेम लोग रिपीट ना हो, कुछ नए लोग, यंग ब्लड को मौका दिया जाए। भारत और न्यूजीलैंड सीरीज में 3 T20 और 3 वनडे होने हैं। न्यूजीलैंड दौरे पर VVS लक्ष्मण कोच हो सकते हैं। तो ये राहुल द्रविड़ बनाम VVS लक्ष्मण की भी एक बात सामने आ रही है। वर्ल्ड कप में भारतीय बैटिंग पर फिक्रमंद चयन करता, ये जानकारी हमको मिली है। टीम इंडिया का फोकस अब वनडे वर्ल्ड कप पर होगा। अगले साल भारत में इसी समय वनडे वर्ल्ड कप होना है। रोहित शर्मा, विराट कोहली की उम्र पर सवाल उठ रहे हैं। आप सब जानते ही हैं 37 साल के रोहित हो गए हैं और 36 साल के विराट हो गए हैं। तो क्या ये T20 2024 यानी कि 2024 का जो वर्ल्ड कप है वो खेल पाएंगे, या इनको बोला जाएगा कि अब आप रहने दीजिए, अब आप कुछ और खेल लीजिए, ये बच्चों से करवा लेंगे या यंग ब्लड से करवा लिया जाएगा। तो जो सवाल इंडिया का है वो हमारे स्क्रीन पर है आपके लिए, और ये सवाल है जो कि कल से भारत पूछ रहा है। वर्ल्ड कप में हुई शर्मनाक हार, इंडिया बोला गजब बेइज्जती है यार। अब आप जानते ही हैं ये एक सीरीज आई थी पंचायत, उसका डायलॉग है, तो यही घर घर में बोला जा रहा है कि गजब बेइज्जती है यार। वर्ल्ड कप में न कर पाए काज, अब किस पर गिरेगी गाज। टीम इंडिया में मार्गदर्शक मंडल की क्या हो जाएगी छुट्टी। देखिए, राजनीतिक लफ्ज जरूर है ये, लेकिन टीम इंडिया में भी कुछ ऐसा ही है। ये जो बुजुर्गों का क्लब बन गया है टीम इंडिया, उसमें इन लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाएगा क्या, कि यंग ब्लड कुछ सामने आए, नए लोग सामने आए। सबसे बड़ा सवाल, आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों की क्या छुट्टी की जाएगी, क्या किया जाए उनके साथ। इससे पहले कि हम अपने और मेहमानों के पास जाएं, मैं सबसे पहले संजय किशोर जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं कि ये कार्रवाई तो होनी बनती है, ठीक है, खिलाड़ियों का मनोबल ना टूटे, खिलाड़ियों के साथ हम सब हैं, लेकिन खिलाड़ी अगर खराब प्रदर्शन करेंगे, सवाल पूछना लाजमी है। बिल्कुल, जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है भारतीय टीम का, हालांकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें शुरू से ही नहीं थी इस टीम से, क्योंकि जो जसप्रीत बुमराह जैसे नंबर 1 प्लेयर नहीं थे टीम में, रविंद्र जडेजा नहीं थे, लेकिन कपिल देव जैसे खिलाड़ी तो ये भी कह रहे थे कि सेमीफाइनल तक भी पहुंचने की टीम हकदार नहीं है। तो बदलाव की जो आप बात कर रहे हैं, अगले साल वनडे वर्ल्ड कप होना है, उस वर्ल्ड कप में तो मुझे बदलाव नज़र नहीं आता। खासकर रोहित शर्मा और विराट कोहली की हम बात कर रहे हैं, 35 प्लस हो चुके हैं, लेकिन अगले साल वनडे वर्ल्ड कप में कब रिटायरमेंट होती है, उसकी कोई उम्र नहीं है। भारतीय क्रिकेट में कोई उम्र नहीं है, लेकिन फिर भी 35 से 40 के बीच में लोग रिटायर कर जाते हैं। लेकिन मैं तो कह रहा था कि इस वर्ल्ड कप में ही रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों को, दिनेश कार्तिक को नहीं भेजा जाना चाहिए था, और 2007 की तरह जिस तरह से बिल्कुल नई टीम लेकर महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप खेलने गए थे, उस तरह से टीम की कमान हार्दिक पांड्या को आपको लगता है जो लोग बहुत उम्र दराज हो जाते हैं या तजुर्बा उनको हो जाता है, वो फिर उनके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट खत्म हो जाती है? क्योंकि ऐसा तो है नहीं, आप कोहली को देखिए, कोहली ने बहुत अच्छी बैटिंग की, लास्ट मैच में भी 50 बनाया, नहीं तो हमारा स्कोर तो और भी गंदा होता। बिल्कुल, लेकिन फिटनेस से उम्र का बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं है। आपने देखा होगा किस तरह कितने फिट थे महेंद्र सिंह धोनी, शुरू से ही आखिर तक फिट थे। सचिन तेंदुलकर कितने फिट थे, सुनील गावस्कर कितने फिट थे,
रिटायरमेंट के एज तक दोनों बिल्कुल फिट थे। और महेंद्र सिंह धोनी ने तो मेरे ख्याल से 1-2 मैच ही फिटनेस के कारण गंवाया होगा, तो उम्र का असर नहीं पड़ता। लेकिन आजकल जो क्रिकेट हो रहा है बहुत ज़्यादा फिटनेस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो 2024 की T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो इन दोनों की जगह नहीं बनती है, लेकिन अगले साल जो वर्ल्ड कप होने वाला है 50 ओवर का, उसमें तो जगह बनती है। बिल्कुल, मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ बने रहिए संजय जी। हरपाल बेदी वरिष्ठ पत्रकार, विजय लोकपल्ली वरिष्ठ पत्रकार और सरनदीप सिंह, आप सिलेक्टर भी रह चुके हैं और पूर्व क्रिकेटर। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरनदीप जी, पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। देखिए, खिलाड़ियों पर तो ठीक है, बीसीसीआई फैसला लेगा। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अब ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, पूरे घर के बदल देंगे। लेकिन सेलेक्टर्स से सवाल क्यों ना पूछे जाएं? आप ये बताइए कि क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि इतने इतने सब जो अलग अलग फॉर्मेट के गेम हैं उसमें एक ही टाइप के खिलाड़ी हम क्यों खिलाते हैं? ये चयनकर्ताओं से सवाल क्यों ना पूछा जाए कि आपने जिसका मिजाज जैसा है या जो जिस फॉर्म में ठीक है, आप उसको उस फॉर्म में गेम खिलाएं। हर किसी को हर जगह खिलाने की ये क्या बीमारी है? नहीं, देखिए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि हर खिलाड़ी हर जगह तो नहीं खेलता है। हाँ, लेकिन अगर कुछ खिलाड़ियों की बात की जाए, विराट कोहली, रोहित शर्मा की बात की जाए, तो ये वो खिलाड़ी हैं जो पिछले 12-13 साल से तीनों फॉरवर्ड में बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इसलिए हम बात करते हैं बात विराट की, जो वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं, इसी वजह से कितने साल से कंसिस्टेंट प्रदर्शन करते आ रहे हैं, इसलिए वो इस फॉर्मेट को भी खेलते हैं। और आपके पास सीनियर खिलाड़ी होने चाहिए। सारे नए खिलाड़ी भेजेंगे तो फिर आप जीतने के एक्सपेक्टेशंस के तो जा ही नहीं रहे। इनके साथ तो ये तो है ना कि हम एटलीस्ट वर्ल्ड कप जीतने के लिए जा रहे हैं, तो वो चीजें रहती हैं। कुछ जहां अपने और खिलाड़ियों की जरूर मैं बात करना चाहूंगा, जो सिलेक्टर्स देखा कि रविचंद्र अश्विन की बात करना चाहें तो वो पूरे पिछले 7-8 महीने से भारत में जो जितनी भी सीरीज बाहर, उनमें T20 खेल ही नहीं रहे थे। वो बाहर बैठे हुए थे। एशिया कप भी गए तो मैच नहीं खेले, बाहर बैठे हैं। चहल आपके लिए गेंदबाजी कर रहा था, विकेट ले रहा था, अक्षर पटेल के साथ उसका अच्छा कॉम्बिनेशन बना था, बट आपने चहल को वहां जाके एक भी गेम नहीं खिलाया। सडनली सरप्राइजिंगली पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि रविचंद्र अश्विन ही आपके मेन बॉलर बन गए। वहां जाते ही सारे मैचेस अश्विन खेलने लगे। उसके बाद आपने ऋषभ पंत को तैयार नहीं किया। इतना एक 22-23 साल का लड़का जो पता है कि उसकी बैटिंग पावर क्या है, उसके पास क्या काबिलियत है, आपने दिनेश कार्तिक को लाके उस पर प्रेशर बना दिया। अब वहां क्या हुआ, यहाँ तो दिनेश कार्तिक नंबर 7-8 पे आके बना रहा था, पर जहां पे प्रॉपर बल्लेबाजी की जरूरत पड़ेगी, ऊपर से रन नहीं बने, तो वहां पे उनका भी बल्ला नहीं चला। और फिर हुआ क्या, सेमीफाइनल्स में आपको ऋषभ पंत को ही उतारना पड़ा बाद जाके। फिर आप मोहम्मद शमी के साथ गए, आपके पास मोहम्मद सिराज से हो जाना चाहिए। हर्षल पटेल जो पिछले 2 साल से कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसको स्पेशली तैयार किया गया वर्ल्ड कप के लिए। वहां जाके उस सारे मैच ही बाहर बैठा, एक भी मैच नहीं खिलाया। आपने कोशिश भी नहीं की है कि किसी जो बाहर बैठे 1-2 खिलाड़ी को ट्राई करना चाहिए, खिला लें, कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए। नहीं तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता है कि ये एक तरीके से लैक ऑफ इमेजिनेशन है कि बस ठीक है 4-5 लोगों के साथ मिल करके टीम बना? प्रदीप मैगजीन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आपको सरनदीप जी क्या लगता है कि ये, देखिए, किसी से तो सवाल पूछे जाएंगे, ये थोड़ी बोल सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगला सिलेक्शन कमेटी से सवाल पूछे जाएंगे, स्पोर्ट्स स्टाफ से पूछे जाएंगे, राहुल द्रविड़ से जरूर पूछे जाएंगे, कोचिंग से पूछे जाएंगे, कैप्टन से पूछे जाएंगे। जो पिछले 8-9 महीने में आपने इतने सारे बदलाव किए हैं, वो क्यों किए हैं? जाने से पहले भी आपके पास, आपको पता ही नहीं था कि कौन से फास्ट बॉलर आपके तैयार ही नहीं थे कि डेथ ओवर में आपकी गेंदबाजी क्या होगी। ठीक है, बुमराह इंजर्ड हो गए, जडेजा इंजर्ड हो गए, इंजरी किसी को भी हो सकती है, इंजर्ड विराट कोहली हो सकता है, रोहित शर्मा हो सकता है, बट आपके पास रिप्लेसमेंट तैयार होना चाहिए। बट आपके पास वो रिप्लेसमेंट ही नहीं था। इतनी ज्यादा चेंजेस आपने कर दी। अब सिलेक्शन कमेटी वहां बैठी हो, क्या बात करती होगी? कोई ना कोई सेलेक्टेड टूर पे साथ में रहता है, वो कोच से पूछता ही होगा, बात करता होगा कि अब क्या प्लेइंग 11 खिलाने वाले हो क्या नहीं। अगर सेलेक्टर आपको लगता है सरनदीप जी, क्या करेंगे? मैं आपके पास वापस आऊंगा। प्रदीप मैगजीन जी, मैं आपको यहां पर लाना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कि ये लैक ऑफ इमेजिनेशन है? एक तरीके से एक लैक ऑफ इमेजिनेशन है टीम सिलेक्शन में, कैप्टनसी में, प्लेइंग में? क्योंकि कल तो ऐसे लग रहा था कि भाई ये पूरी तरीके से सरेंडर, ऐसे लग रहा था 11 अलग अलग लोग खेल रहे हैं, कोई टीम नहीं खेल रही है। देखिए, हमको कुछ 2-3 चीजें हैं जो मेरे ख्याल से इंडिया ने इंग्लैंड से सीखनी चाहिए या बाकी टीमों से सीखनी चाहिए। एक तो ये एक हिंदी का लफ्ज है टुल्ला। ये है टुल्ला क्रिकेट। इस क्रिकेट को आप टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से या इवन 50 ओवर्स क्रिकेट के हिसाब से देख नहीं सकते। यहाँ पे 10 खिलाड़ी 11 खिलाड़ी 20 ओवर खेल रहे हैं, 120 बॉल। इसमें आपको एंकर नहीं चाहिए कोई। आपको अगर एंकर चाहिए तो मे बी एक खिलाड़ी है कि जो आप थोड़ा लंबा खेले। आपको चाहिए खिलाड़ी जो टॉप से एंड तक,
टॉप से एंड तक बिग हिटर्स हों, जो 10 बॉल 15 बॉल, एक के हिस्से 10 बॉल से ज्यादा आती नहीं है, 15 बॉल से ज्यादा अगर आप डिवाइड करें तो उनमें आपको हर बॉल पे रिस्क लेना है, हिट मारनी है, लंबे हिट्स मारनी है। जो इंडिया ने सबसे बड़ी गलती, जो काफी लोग कह रहे थे कि आपके जो टॉप 3 हैं वो तीनों टॉप 3 एंकरिंग करते हैं, वो अपने अपनी आईपीएल टीम के लिए भी पूरा 20 ओवर खेलना चाहते हैं। 30 बॉल में 40 रन करना टॉप पे, या इवन 30 बॉल में 50 रन करना एक क्रिमिनल है T20 क्रिकेट में, अनलेस कंडीशंस, बॉलिंग वेदर कंडीशंस बॉलिंग को सपोर्ट कर रही हो विकेट, जो कल कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो आप अगर 6 ओवर में ही 30-35 रन कर रहे हैं, आप तो मैच वहीं हार गए। बिल्कुल बिल्कुल, तो इंडिया को समझना पड़ेगा, ये एक नई टाइप की क्रिकेट है। इस क्रिकेट में आपको अब तो नया भी नहीं है सर, अब तो T20 आए हुए कितने अरसे हो गए। हो ना हो हमें नहीं चाहिए, मुझे हमें नहीं चाहिए 10 बॉल में 40 रन, 10 बॉल में 30 रन, बिल्कुल वही काफी है मैच जिताने के लिए। बात वो सही है, लेकिन अब ये देखिए नया फॉर्मेट तो ये नहीं है। इस फॉर्मेट को आए हुए भी कितने 12-13 साल हो चुके हैं, ज्यादा ही हो चुके हैं। अगर आप लोग मुझे इजाजत दें, एक बहुत जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है एक और जुड़े हुए मुद्दे पर। अभिषेक मनु सिंह भी कुछ बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं। बड़े संक्षेप में पूछना चाहता हूं, बल्कि प्रस्तुत करना चाहता हूं, पूछना तो नहीं है, प्रस्तुत करना चाहता हूं देश के सामने आपके जरिए। पहला, कि जो जघन्य अपराध पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या में निहित है, क्या उस केस में आप इस प्रकार का प्रेफरेंशियल शब्द महत्वपूर्ण है, ट्रीटमेंट दे सकते हैं उन लोगों को जो कन्विक्ट हो चुके हैं उच्चतम न्यायालय तक ऐसे जघन्य अपराध के लिए? दूसरा, भविष्य में इस प्रकार के अपराध या इससे कहीं ज्यादा, कहीं कम गंभीर अपराध, उसमें उच्चतम न्यायालय मना कैसे करेगी रिहाई का, अगर ये प्रेसिडेंट मान लिया गया तो? तीसरा, अगर रिहाई का कारण स्वास्थ्य अस्वस्थता है, अगर रिहाई का कारण काफी समय बिता देना है जेल में, अगर रिहा का कारण अच्छा एक कॉन्डक्ट है जेल के पीछे, तो मैं समझता हूं कि ये हजारों ऐसे व्यक्तियों को लागू होता है, लाखों को जो आज गलत चार्जेस पे भारतीय जेल्स में पड़े हैं। उच्चतम न्यायालय किसी रूप से एक तरफ ध्यान नहीं दे सकती और उन सबको भुला दे या उनकी विद्यमान होने की प्रक्रिया को इग्नोर कर सके। चौथा, पूर्व प्रधानमंत्री का जो एक हत्या होती है, वो ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये चौथा मुद्दा, पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या, जैसे मैंने कहा, भारतीय संप्रभुता, अक्षुण्णता, भारत की इंटेग्रिटी का विषय है। राजनीतिक रंग कोई भी हो, प्रधानमंत्री पदासीन हो या पूर्व हो, ये भारत पर आघात होता है। उसको आप आम कोई अपराध नहीं मान सकते और उसको आम प्रशासनिक कारणों से रिहाई नहीं दे सकते। ये बड़ा रोचक मामला था। पांचवा मेरा बिंदु, याचक रिहाई चाहते थे, जो मुख्य प्रतिपक्ष था प्रदेश सरकार, वो उनका समर्थन कर रही थी। इस सिनारियो में मैं समझता हूं उच्चतम न्यायालय बाध्य था कि केंद्र सरकार जो विद्यमान थी उनके मत को भी पूरा वजन दे, ज्यादा वजन दे। केंद्र सरकार ने कुछ भी कहा हो, लेकिन यह तो स्पष्ट है कि केंद्र सरकार प्रदेश सरकार के मत से असहमत थी। लेकिन प्रदेश सरकार के मत को इतना ज्यादा वजन देना कानूनी रूप से गलत है, जबकि केंद्र सरकार ने कभी उस मत से सहमति प्रकट नहीं की। छठा, इस परिणाम का एक बड़ा विशेष, एक बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम भी हो सकता है इस निर्णय का, और वो आश्चर्यजनक परिणाम यह है कि प्रदेश सरकार का जो भी सुझाव होगा रिहाई का, वो करीब करीब बाध्य मान लिया जाएगा उच्चतम न्यायालय द्वारा। ये हो ही नहीं सकता, ये कानून में गलत है। और अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण, उच्चतम न्यायालय इस बात का संज्ञान उन्होंने लिया है। वो जानते हैं कि कोई ऐसा प्रावधान नहीं था उनके पास जिसके अंतर्गत ये रिहाई का आदेश हो सकता था। इसीलिए
प्रयोग हुआ 142 अनुच्छेद का, जो बना है सिर्फ उच्चतम न्यायालय के लिए और जो उन विशेष केसेस में लागू होता है जहां और कोई पावर नहीं हो। तो आप एक विशेष प्रावधान संविधान का इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए? पूर्व प्रधानमंत्री के जघन्य हत्या के कांड में। मैं समझता हूं ये उपयुक्त नहीं है, ये गलत है, और इसलिए हम विनम्रतापूर्वक कहते हैं कि हमारे पास जो भी कानूनी विकल्प होंगे वो हम इस्तेमाल करेंगे, और हम प्रार्थना करेंगे माननीय न्यायालय से कि ये निर्णय खड़ा नहीं होना चाहिए। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस, देयर इज समथिंग एल्स। I've already said so 3 times. I've said so. So what is the next move from the Congress party? Is there a reputation like No, this is the same thing I have already said in my statement. I've said that we have expressed our view very clearly, very categorically. Whatever rights are available, I don't want to limit it to review because criminal law review has some narrower connotations. But whatever rights are available to us, we shall certainly try and exercise them. But it is more important to make our stand clear in front of the nation through you. And that is what I am doing, and I think that is even more important than anything else. Your views are diametrically opposite to what Mrs. Gandhi, to what Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Wada. When Priyanka Gandhi went to Vellore jail, against all... We understand your question. Now, you know when Mrs. Sonia Gandhi gave this personal statement, how many years ago? Do you know when the Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi gave this statement years ago? What was our reaction from this very podium? So we are very consistent. This is an institutional matter. It's a matter where, for example, to give you an example, where my views are the same as the central government's. So this is not politics. This is not political color. Certainly, Mrs. Sonia Gandhi above all is entitled to a personal views. But with greatest respect, the party does not agree with that view, has never agreed with that view, and has made our view consistently clear to you for the last, decade or so. And we stand by that view. Because according to us, and this is the most important aspect, the sovereignty, the integrity, the identity of the nation is involved in a prime minister's assassination, sitting or former. It doesn't matter whether you are prime minister, she's prime minister, I'm prime minister. It doesn't matter. डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी थे जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना है कि गांधी परिवार का कुछ भी मत हो, उन्होंने भले ही माफ कर दिया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का मत वही है जो आज की डेट में केंद्र सरकार का है कि ये किसी के पिता या पति की हत्या नहीं, ये देश के प्रधानमंत्री की हत्या थी, पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या थी। और इस आतंकवादी गतिविधि के लिए जो आतंकवादी हैं, जो कि दोषी पाए जा चुके हैं, उनकी रिहाई के आदेश ये ठीक नहीं है, और इस वजह से न्यायिक प्रक्रिया जो है वो जारी रखते हुए पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि ये ऑर्डर पलट दिया जाए। अब इस पर देखना ये होगा कि आगे चल के देखिए, क्योंकि तमिलनाडु में इसके मायने अलग हैं, हो सकता है वहाँ पार्टी कुछ और मत रखती हों, लेकिन एक मसला ज़रूर शुरू हो चला है और इसके सारे पहलू जो हैं वो हम यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे। लेकिन एक बार फिर से रुक करते हैं जो खबर है जिस पर हम यहाँ पर बहस कर रहे थे, और वो खबर है टीम इंडिया की इस दर्दनाक, शर्मनाक और खराब परफॉर्मेंस के लिए क्या किया जाए। मैं अब विजय लोकपल्ली जी के पास आना चाहता हूं। विजय जी, आपको क्या लगता है, और उसके बाद हरपाल जी का जवाब। संकेत, सबसे पहले तो मैं शर्मनाक नहीं कहूंगा, दर्दनाक। आपने शुरू में कहा था दर्दनाक, वो करेक्ट वर्ड है, क्योंकि कोशिश कोई हारने के लिए नहीं खेलता है। और जहां तक ये बदलाव की बात है, जब भी आपकी टीम हारेगी या बदलाव करते जाएंगे तो आपको एक स्थिर टीम नहीं मिलेगी। और हर वर्ल्ड कप के बाद कुछ प्लेयर्स होते हैं वो चले जाते हैं, कोई उम्र की वजह से, कोई खराब परफॉर्मेंस की वजह से। अब ये T20 है, अगले साल ODI होगा, फिर उसके बाद T20 होगा, 2 साल दूर है। इसमें से हो सकता है पूरी टीम ही बदल जाए। आपने कुछ नाम लिए, और आप एक चीज प्लीज जान लीजिए कि ये 10 विकेट से जो आप हारे हैं, आप पाकिस्तान से हारे थे तब, उसके बाद भी आपने रिकवर किया, यहाँ पे आप बाहर हो गए टूर्नामेंट से। आप एक समझिए कि बहुत खराब दिन था, बॉलर्स का बॉल गिरा नहीं जहां वो चाहते थे, बहुत कोशिश कर रहे थे वो। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट दूंगा इंग्लैंड के बैट्समैन को, उन्होंने एकदम एक्सेप्शनली जो है बेहतर इनिंग्स खेली है। उनको बॉल डालना मुश्किल हो रहा था, ग्राउंड साउथ साइड बाउंड्री छोटी थी, वो पिक कर रहे थे शॉट्स।
जब आपके शॉट अगर इतने ऊंचे ऊंचे लंबे तगड़े शॉट्स लग रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे दोस्त नहीं है प्रदीप मैगजीन जी यहाँ पे, मैं उनसे बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ कि टोल्लेबाजी है। T20 में बहुत साइंस है, बहुत तरीके से आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, और आने वाले टाइम का ये क्रिकेट है, आपको अच्छा लगे या ना लगे आपको मानना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट देखने के लिए नहीं आ रहे हैं लोग, ओडीआई क्रिकेट, T20 क्रिकेट की वजह से टेस्ट क्रिकेट जिंदा है। जो रेवेन्यू यहां से आ रहा है उससे आप टेस्ट क्रिकेट चला रहे हैं, ये आप मान लीजिए, ये सत्य है। ये जरूर है कि प्यूरिस्ट जो हमारे जैसे हैं, हम चाहेंगे टेस्ट क्रिकेट देखें, लेकिन जो आज की जनरेशन है अगर वो नहीं देखना चाहती है, उनको T20 अच्छा लगता है, तो आपको मानना पड़ेगा। और आपके पास आप देखिए सूर्य कुमार यादव जैसे खिलाड़ी, पुराने टाइम में तो उनको नेट्स में भी क्या मतलब रणजी ट्रॉफी में नहीं खेलने देते जिस ढंग से वो शॉटें मारते हैं, पर यहाँ पे आप कहते हैं बहुत बेहतरीन बैट्समैन है। तो ये बहुत फर्क हो गया है, क्रिकेट चेंज हो गया है। लेकिन बहुत सारे चेंजेस आप मत सोचिए, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस होंगे नहीं। आपके पास खिलाड़ी इतने ज्यादा अवेलेबल नहीं है, आपको ग्रूम करने पड़ेंगे अगले सीजन के लिए। और शरणदीप जी तो रह चुके हैं इस प्रोसेस में, 4 साल उन्होंने तैयार किए लड़के जो आगे जाके वो खेले, एकदम से वो भी नहीं ढूंढ पाएंगे अगर आप सेलेक्टर बन जाएंगे। तो मेरा कहना सिर्फ यही है कि आप इसको थोड़ा सा रिस्ट्रेन से एक्सेप्ट कीजिए। 10 विकेट की हार बहुत खराब होती है, मुझे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन कोशिश की उन्होंने। और जैसे गावस्कर जी ने कहा संकेत जी कि मैच से पहले ये टीम एकदम ठीक लग रही थी, मैच के बाद एकदम से बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो गया। जी नहीं, कल एक सज्जन थे, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि हरपाल जी, भारत ने एक धुआंधार परफॉर्मेंस का वादा किया था T20 वर्ल्ड कप में, वो डिलीवर इंग्लैंड ने कर दिया। प्रॉब्लम ये है जी कि ये तो है शर्मनाक बात तो है, इसमें कोई दर्दनाक शर्मनाक है, क्योंकि ये दूसरी बार हुआ। अगर ये पहली बार होता तो कहते जी कुछ हो सकता है, यहाँ की तीसरी बार हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने 319 बना लिए तो हम कितनी बुरी तरह हारे थे, अभी तक हम याद है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद दुबई में फिर 10 विकेट, और 10 विकेट बहुत जबरदस्त होता है। इसमें दर्दनाकी शर्मनाकी है कि आप विकेट ही नहीं ले सके, चलिए अलग बात है। दूसरा होना कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट। 2007 में जब हम वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर सके सुपर लीग के लिए, तो सब लोगों ने, हम तो वेस्ट इंडीज में थे, सबने कहा जी खत्म हो गया क्रिकेट। भारत की क्रिकेट टीम ही एक दुनिया की वाहिद टीम थी जब 2007 में वो सुपर लीग में नहीं पहुंची, वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं की। जब वो वापस टीम आई तो स्पॉन्सरशिप बढ़ गई। एवरी डिफीट ऑफ इंडियन टीम इंक्रीज स्पॉन्सरशिप। ये दुनिया का पहला है, मतलब कई जगह होता है ना कि चाहे जब टीम हारती है तो स्पॉन्सरशिप कम हो जाती है, पैसा कम हो जाता है। यहाँ पर एवरी डिफीट इंक्रीज देयर पेस, ये फिनोमेना। दूसरा, अभी जब ये न्यूजीलैंड जाएंगे, ये टीम जो अगले हफ्ते जा रही है, और टीम पहले ही सिलेक्ट हो चुकी थी, ऐसे नहीं कि अभी सिलेक्ट हुई है, इंडिया जीतेगा। और रही सी कसर जो बांग्लादेश के साथ हम खेलेंगे, जीत जाएंगे, सब भूल जाएंगे। तो ये एक कहना कि हमने जो 2007 पे जब जीता था उसमें हमारे पर प्रेशर नहीं था कोई, नोबडी टुक T20 सीरियसली, और कई सीनियर प्लेयर तो गए नहीं कि ये तो सर्कस है। और सब सीरियस तब लिया जब लोगों को पैसा मिलना शुरू किया, जिन्होंने 1-1 करोड़, किसी को मर्सिडीज मिली तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ी गड़बड़ होगी। प्रॉब्लम एट द मोमेंट इज, जो हमने प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में किया, इतना लच्चर प्रदर्शन था, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं रिपीट हो रहा हूं, ऐसा लग रहा था सिर्फ इंडिया ही खेलने आया है। माइकल वॉन से लेके रिकी पॉन्टिंग से लेके जिसको देखो इंडिया की बात कर रहा है। और इंडिया क्या कर रहे हैं जी, आपकी तो क्रिकेट तो ठीक है, जो जैसे खेली आपने खेली, आप यू आर ऑफ द फील्ड, आप ज्यादा, कोई कह रहा है जी मेरी प्राइवेसी होगी, उस पर 2-2 पेज चिट्ठी दी, बीसीसीआई आईसीसी को गालियां दे रही, आईसीसी होटल वाले मालिक रो रहे हैं माफी कर दो। फिर स्टोरी आ गई जी कि हमारे सीनियर प्लेयर ने जूनियर प्लेयर्स को फर्स्ट क्लास पे बैठा दिया। न्यूज लड़कियां जी स्वागत कर रही है विराट कोहली का, और हमारी टीम बड़ी वाह हो रही है। ये सारा हमारी टीम के साथ हो रहा था, बाकी टीमों के बारे में हमने सोचा नहीं कि बाकी भी खेलने आए हैं, और ऐसा लग रहा था कि हम भी खेलेंगे। अच्छा, कल की बात में बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, कल हमारी बॉलिंग नहीं चली, बड़ी घटिया बॉलिंग थी, चलिए मान लिया। तो जिनके अगेंस्ट हमने मारा था वो भी तो घटिया बॉलिंग थी। जिम्बाब्वे के वजह जब हमने उनकी बॉलिंग की धज्जियां उड़ाई, उसको तो सारे कह रहे थे 360, 180, 190 वो किसके थे अगेंस्ट, वो बॉलिंग भी कैसी थी। नीदरलैंड के अगेंस्ट हमने जब जीते तो वो भी तो बॉलिंग तो घटिया थी। जब हम मारे तो हम क्लासिकल बैट्समैन, जब वो मारे तो हमारी बॉलिंग खराब। ये तो समझ नहीं आया, और हमें उसको भी पता लग जाना चाहिए था। जब लिटन दास ने हमारी बखियों खेल दी थी, 69 बना दिया 6 ओवर में, किसी ने वेकअप कॉल ली, किसी ने डिस्कस किया उस मैच को कि भैया शुक्र करो बारिश पड़ गई तो उड़ गए थे हम,
कहना ये है कि अब हमारे पास हर ये आदमी कहता है ये हमारे पास वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, जो गोरा आता है। माइकल वॉन ने आज बड़ी लिख दिया, जब पहले क्रिटिसाइज करने के बाद कहा वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन। कोहली साहब उन्हें कहा कि वापस ही कभी दिल्ली में तो आना है या इंडिया में तो आना है, तारीफ कर दी। अगर हमारे पास ही सारे बेस्ट है सब। अच्छा, दूसरी बात, हर प्लेयर ने जिसने भी कुछ मारा कहते हैं जी आउट ऑफ प्लेनेट है, ये जी दूसरे प्लेनेट का है। वो सारे डर गए कि इतने एलियंस आ जाएंगे बाहर से, तो हम कहाँ जाएंगे। बेचारे गोरों ने अपनी जान बचाई कि ये सारे बाहर से आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं एलियंस। हरपाल जी जो है, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई इस टूर्नामेंट में। आप सारे मीडिया को देख लीजिए, देयर वर 12 टीम्स, सीरियस वन टीम वाज बीइंग डिस्कस, इंडिया। हाँ कोहली की प्राइवेसी, बिल्कुल 3 दिन तो वो लग गए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपकी बात सही है। और संजय जी, हरपाल जी जो है वो तो 4 सीटें दे दी। जॉस बटलर टाइप की बैटिंग कर गए यहाँ पर, हैं एकदम बिल्कुल धुआंधार कमेंट्री। जॉस बटलर क्या था, क्या पानी लेने गया था। हमारे प्लेयर कहते थे ऑन अवर डे हम दरिया उड़ा देंगे, वो अभी तक डे आया नहीं और ना आएगा। ये जो आज आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अगर ये आज की बात होती तो बुरा मनाते। ये 2007 से शुरू हो रहा है। 2000 हमने कब जीता, अपने घर में नहीं जीता। तो ये कहना कि ये बात तो सही है। शरणदीप जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप ये बताइए 2013 से ये जो सूखा पड़ा है उसमें मैं देखता हूं, चलिए ठीक है, सिर्फ प्लेयर्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए, मैं इस चीज को भी मानने को तैयार हूं, लेकिन फिर जो पूरी कलेक्टिव सिस्टम है उससे सवाल क्यों ना पूछे जाएं। सिलेक्टर्स से सवाल, बीसीसीआई से सवाल, प्लेयर्स से सवाल। आप ऐसा कैसे हो सकता है कि 2013 से आप आईसीसी की कोई ट्रॉफी नहीं जीत रहे हैं और उसके बाद फिर आपसे सवाल भी ना पूछे जाएं। नहीं, देखिए सवाल सिलेक्टर से पूछने पड़ते हैं, हमको सिलेक्टर्स इसका जवाब देंगे, क्योंकि सिलेक्टर्स टीम बनाते हैं, बीसीसीआई टीम नहीं बनाती। बीसीसीआई आपके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करती है, आपको अच्छा एनवायरनमेंट देती है, जो आपको जरूरत होती है वो बेटर से बेटर अपनी जरूरतें पूरी करती है। तो वो होता है, हाँ काम आता है सिलेक्टर्स का कि सिलेक्टर्स किस तरह से टीम कर रहे हैं, टीम के साथ कैसा कॉम्बिनेशन है, कप्तान के साथ कैसा झोल मिलजाल है उनका, कि किस तरह से बात करते हैं, कि अपनी बात बनवा भी पाते हैं कि नहीं बनवा पाते। कभी होता है कि कोचेस अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। तो यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ऐसे सिलेक्टर्स का अपना कुछ चल ही नहीं रहा, बात ही नहीं हो रही है उन पे टीम के अंदर कि बस क्या बातें होनी चाहिए, या आप क्या टीम खिला रहे हो, क्या किस तरह से खिला रहे हो। आप ऋषभ को नहीं खिला रहे हो, बिश्नेश को खिला रहे हो, आप चहल को नहीं खिला रहे हो, अब रविचंद्र अश्विन खेल रहा है। तो ये चीजें आपको पूछनी जरूरी होती है। तो इसका जवाब सिर्फ सिलेक्टर ही दे सकता है और नहीं कोई दे सकता। जी संजय जी, मैं आपसे खत्म करना चाहता हूं। बस आप अगर ये बता दें कि ये जो अब बातें सुनने में आ रही हैं, आपको लगता है ये ड्यू कोर्स में होने वाली चीजें हैं या सही में बीसीसीआई कुछ बदलाव करने की सोच रहा है। आज जैसे आप न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देख लीजिए तो हाँ ठीक है, आप संयम बरतें, आप इसको शर्मनाक ना बोलें, दर्दनाक बोल लें, ये सब फाइन ट्यूनिंग में हम चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन सीधी सी बात है, जैसे आज इंडियन एक्सप्रेस में लिखा हुआ था कि अब ये मौका है बैठ के सोचने का कि हमें आगे करना क्या है। बिल्कुल, अब वो वाली स्थिति आ गई है। ऐसा नहीं है कि आप छोटा मोटा कुछ चेंज कर दें, एक लाइट यहां बदल दी, एक बल्ब वहां बदल दिया। देखिए संकेत, बदलाव तो ड्यू कोर्स में अपने आप होने ही है। 2024 की अगर हम बात करें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और दिनेश कार्तिक जैसे जो सीनियर खिलाड़ी हैं जो 35 प्लस हैं, उनकी जगह तो अपने आप नहीं, वो अपने आप टीम से हट जाएंगे मुझे लगता है। लेकिन चयनकर्ता कुछ स्टेप लेंगे ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि चयनकर्ता खुद कटघरे में है, तो क्यों न बदलाव चयन समिति से शुरू की जाए। बोला था कि चयनकर्ताओं को ही हट जाना, वही मैं बोल रहा हूँ, बदलाव क्यों न चयन समिति से की जाए, क्योंकि जिस तरह और प्लेइंग 11 चुनने में कौन चुनता है प्लेइंग 11, वहां पर एक चयनकर्ता होता है, कोच होते हैं, कप्तान होता है और सीनियर खिलाड़ी होते हैं। तो एक तो चयनकर्ता वहां मौजूद थे, तो आप प्लेइंग 11 चुनने में इस तरह की गलती क्यों हुई। दो खिलाड़ी बैठे रहे पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन आपने बदलाव नहीं किया, क्योंकि आपके दिमाग में एक सेट है कि ये खिलाड़ी ही खेलेंगे, ये स्टार हैं, इनको बाहर नहीं बिठा सकते। तो ये जो मानसिकता है स्टार प्लेयर्स जो उससे निकलने की जरूरत है। नहीं, और शरणदीप जी ने कहा कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, एकदम नौसिखियों के साथ आप टीम लेके नहीं जा सकते। चाहिए होता है, लेकिन दोनों का मिश्रण होना चाहिए। लेकिन जब आप प्लेइंग 11 चुनते हो तो मजबूरी ना बन जाए बिल्कुल कि इसको तो लेना ही लेना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। राजीव गांधी की हत्या के सभी दोषी रिहा किए जाएंगे।
कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दोषियों को जीवन दान न दिया जाए, न्याय होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए। राजीव गांधी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे, सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह का हमला भारत के अस्तित्व पर हमला है, इसमें राजनीति का रंग नहीं होता। सीधे चलते हैं मनोरंजन भारती के पास। मनोरंजन जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये रिहाई के आदेश दिए हैं। सोनिया गांधी और जो गांधी परिवार है वो पहले ही कह चुका है कि अब हमने माफ कर दिया, लेकिन उन्हीं की कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो निजी तौर पर कुछ भी बोलते रहें, लेकिन बतौर देश हम ऐसा देश नहीं बन सकते जहां पर आतंकवादियों को माफी दे दी जाए, दोषी वो भी। आप मुझे सुन पा रहे हैं मनोरंजन जी? आवाज खटखट के आ रही है। जहां तक मैं समझ पाया हूं, आप पूछना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर लेकर के गांधी परिवार और कांग्रेस के राय अलग अलग है। जी हाँ, ये इस पर कांग्रेस पार्टी ने एक अलग स्टैंड लिया है। उनका कहना है कि एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते और एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या जिस ढंग से की गई, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के विचार जो हैं वो अलग हैं। हालांकि गांधी परिवार इस मुद्दे को लेकर के एक अलग रुख अपनाया हुआ है। उनके तरफ से यदि इनको छोड़ भी दिया जाए, रिहा भी कर दिया है, तो उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की है। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी जो है वो नल्ली से मिलने के लिए जेल तक जा चुकी हैं और कई बार इंटरव्यू में, खासकर एनडीटीवी के साथ भी बातचीत में उन्होंने कहा था कि उन्होंने इनको माफ कर दिया है। लेकिन एक राजनीतिक दल के होने के नाते कांग्रेस पार्टी अपने आधिकारिक मन से ये जरूर कर रही है कि जितने भी लीगल एक्शंस हैं वो उनके लिए, जितने भी लीगल विकल्प हैं वो उनके लिए खुले हुए हैं और वो उनका उपयोग करेगी। जाहिर है कि एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते और एक अपने प्रधानमंत्री या कहे पूर्व प्रधानमंत्री देश के, उनकी जिस ढंग से हत्या की गई है उसको लेकर के जिस ढंग से कानूनी जो विकल्प है उसके विकल्प के उपयोग की बात कांग्रेस कर रही है। और ये उनको लगता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते ये करना उनके तरफ से एक सही कदम है। राजनीतिक रूप से इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी मनोरंजन जी? क्योंकि ये एक अजीब सी स्थिति है जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी यानी कि संगठन गांधी परिवार से अलग हो गए हैं या छिटक गए हैं। ऐसा कैसे? ये मुझे कॉन्ट्रडिक्शन समझ में नहीं आ रहा है कि गांधी परिवार कुछ और चाह रहा है और कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही करीब 10 साल से कुछ और ही बोल रही है। जी हाँ, निश्चित। और ये दोनों चीजें अपनी जगह टिकी हुई। जी हाँ, यहाँ पे आपको फैमिली को अलग और पार्टी को अलग करके देखना होगा। जब जो है यहाँ पर फैमिली जो है, जो गांधी परिवार जो अभी तक कांग्रेस का सर्वे सर्वा रहा था, अभी भी है डिफेक्टो आप कह सकते हैं। अब उनके परिवार का कोई भी अध्यक्ष नहीं है, लेकिन वो एक एग्री पार्टी भी है। आप यदि उसको उस ढंग से देखें तो एक एग्री पार्टी के रूप में उनके विचार कुछ और हो सकते हैं, पार्टी के तरफ से जो है उनका एक अलग स्टैंड हो सकता था। हमको इस मुद्दे को इसी तरह देखना चाहिए कि किस तरह एक मुद्दे पर गांधी परिवार और पार्टी अलग अलग सोच रही है। चूंकि यहाँ पे गांधी परिवार जो है वो उनके फैमिली का मैटर हो जाता है, इसलिए पार्टी जो है उन्होंने अपना एक अलग स्टैंड रखा है और परिवार ने अलग। मनोरंजन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर हो। झारखंड विधानसभा का एक और विशेष सत्र आज फिर बुलाया गया। इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार अपने दो पुराने वादे, स्थानीयता का आधार 1932 का यानी कि लैंड रिकॉर्ड और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण सीधे 14% से 27% का बिल पेश किया, जो विधानसभा में पास हो गया है। नई आरक्षण नीति के तहत ओबीसी कोटे को 14 से बढ़कर 27% कर दिया गया है। वहीं अनुसूचित जनजाति का कोटा 26 से 28 और अनुसूचित जनजाति का कोटा 10 से 12% किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% का कोटा सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। ऐसे में बिल पास होने के बाद राज्य में कुल आरक्षण बढ़कर 77% तक पहुंच जाएगा, जो कि देश में सबसे अधिक हो गया है। पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों की आरक्षण संशोधन विधेयक
2022 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। झारखंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 स्वीकृत हुआ। हम लगातार देख रहे हैं कि कम उम्र में हार्ट अटैक से मौतों का मामला लगातार बढ़ रहा है। एक और दुखद खबर आ रही है, 46 साल के टीवी एक्टर सिद्धांत सूर्यवंशी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि जिम में वर्कआउट के दौरान उन्हें हार्ट अटैक हुआ। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो करीब 45 मिनट तक डॉक्टरों ने उनका इलाज किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। टीवी कलाकार सिद्धांत वीर सूर्यवंशी 46 की एज में, 40 साल की उम्र में हमें छोड़कर जा चुके हैं। और बुरी तरह से यह दुर्घटना तब हुई जब वो जिम में व्यायाम कर रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे। क्या हो गया हमारे इस दुनिया को, बॉलीवुड को, एक के बाद एक सैड न्यूज़ हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। सिद्धांत बाबू की आत्मा को शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उनके परिवार को ये दुख सहने की ताकत ईश्वर दे और ईश्वर सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे।